Hello everyone. Yesterday we deal about the ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट. उसका हमने बेसिक डील कर लिया था और उसके स्टेप्स हमने यहाँ पर लिख लिए थे. आज की इस वीडियो में हमें एक्सपेरिमेंट को डिटेल से डील करना है कि कैसे कैसे उसको फॉलो किया गया था, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है. डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल साबित करने में इस एक्सपेरिमेंट का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था. But in last class we discussed about the basic of the transduction and the three different steps of the transduction experiment. First one step is the infection, when bacteriophage will infect the bacterial cell, that is E. coli. Second one is the blending. infect होने के बाद में जो bacteriophage का जो खाली empty जो host है उसको remove out करना है, that is the blending. And last one is the centrifugation. सेंट्रीफ्यूगेशन में बेटा जो उनके कंपोनेंट है एम्प्टी और बैक्टीरियल प्लेटलेट्स, यानी कि जो बैक्टीरिया हैं जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं उनको अलग करना है. तो दैट इज परफॉर्म्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन. जो चीज़ हैवी होगी वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगी और जो हल्की रहेगी बेटा वो ऊपर की तरफ फ्लोट करती हुई रहेगी. तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन से उसको सेपरेट आउट कर पाएंगे. लेकिन आगे उन स्टेप को डिटेल से पढ़ने से पहले मैं बेसिक लेके आता हूँ. बोलते कि इस स्टेप में जो बैक्टीरियोफेज थे उनको बेटा रेडियो एक्टिव किया गया. एक में तो जो फॉस्फेट है वो 32 लिया गया और एक में जो सल्फर है वो ले गया 35. ठीक है. कहीं कहीं पे आपको इवन ऐसे भी दे रखा है, PO4 दे रखा है और कहीं पे SO4 दे रखा है. तो कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही रहेगी. ठीक है. तो ये है आपका रेडियो एक्टिव फॉस्फेट और ये रेडियो एक्टिव सल्फर. फॉस्फेट इन बैक्टीरियोफेज. डीएनए बेटा फॉस्फेट किसका कंपोनेंट है? डीएनए का कंपोनेंट है. आपको पता है कि जो डीएनए वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है. हम पहले भी ये चीज़ें देख चुके हैं. एक तो था फॉस्फेट, एक था शुगर और तीसरा था नाइट्रोजनस बेस. तो फॉस्फेट को अगर हम रेडियो एक्टिव करते हैं तो मतलब हम न्यूक्लियोटाइड या फिर डीएनए को रेडियो एक्टिव करने लग रहे हैं. तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है P32 रेडियो एक्टिव फॉस्फेट इन बैक्टीरियोफेज डीएनए, उसके डीएनए में प्रेजेंट है. इधर है बेटा क्या S35 सल्फर किस में प्रेजेंट होगा? इन द अमीनो एसिड. कुछ अमीनो एसिड ऐसे जैसे कि सिस्टीन एंड द मिथ्योनिन अमीनो एसिड जिनके अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है. तो रेडियो एक्टिव sulfur present in the protein of bacteriophage. तो बेटा यहाँ पर अगर फॉस्फेट को रेडियो एक्टिव करते हैं तो देखिए जो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है, जो वायरस का डीएनए है वो रेडियो एक्टिव होगा. अगर हम सल्फर को रेडियो एक्टिव करते हैं तो जो बैक्टीरियोफेज की जो प्रोटीन है वो रेडियो एक्टिव होगी. अब बात आती है कि हम प्रोटीन या फिर जो डीएनए है वायरस का उसको कैसे रेडियो एक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो पता है कि जो वायरस है वो इनऑर्गेनिक कल्चर मीडिया पे ग्रो करता ही नहीं है. अगर आप उसको अगार अगार के सॉल्यूशन पे, चीनी के घोल पे या किसी भी चीज़ पे ग्रो करवाना चाहो तो वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा. ठीक है. तो फिर बेटा हम कैसे कन्वर्ट करवा पाएंगे एक नॉर्मल बैक्टीरियोफेज को रेडियो एक्टिव या फिर लेबल्ड बैक्टीरियोफेज में कैसे कन्वर्ट करवा पाएंगे. ठीक है. तो देखिएगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाउ इट कैन बी पॉसिबल टू लेबल द बैक्टीरियोफेज. हाउ इट इज पॉसिबल टू लेबल या फिर
टू मेक रेडियो एक्टिव टू ए बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज को हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया कि जो बैक्टीरियोफेज है, जो वायरस है, वो इनऑर्गेनिक कल्चर मीडिया पे तो ग्रो करता ही नहीं है। बैक्टीरियोफेज बोल दो या चाहे आप वायरस बोल दो, बात तो एक ही है। और अनेबल टू ग्रो ऑन इनऑर्गेनिक कल्चर मीडिया। तो इनऑर्गेनिक कल्चर मीडिया पे तो ये ग्रो करेंगे नहीं। तो बेटा सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जिसके ऊपर ये अटैक करेंगे, है ना, जिसको ये खाते हैं, उन्हीं को हमें क्या करवाना पड़ेगा, रेडियो एक्टिव करवाना पड़ेगा। तो है क्या बैक्टीरियोफेज, तो सीधी सी बात है कि ये बैक्टीरिया को खा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें बैक्टीरिया को ही रेडियो एक्टिव करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो अनेबल टू ग्रो ऑन द इनऑर्गेनिक कल्चर मीडिया, सो फर्स्टली वी हैव टू कल्चर द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी कौन सा लिया था, इकोलाई बैक्टीरिया, ऑन ए रेडियो एक्टिव कल्चर मीडिया। अब इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिक समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट हो गई। अब इसका एक बार डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर सारी चीजों को लास्ट में रिलेट कर पाएंगे। ये कोई एक बैक्टीरिया है, मैंने इसको एक कल्चर मीडिया के अंदर रख दिया, मैंने इसको एक कल्चर मीडिया के अंदर रख दिया, ठीक। और बेटा इस कल्चर मीडिया के अंदर मैंने P32 डाल दिया, फॉस्फेट 32 डाल दिया। और एक जो दूसरा मैंने कल्चर मीडिया लिया है बेटा, उसके अंदर मैंने वही बैक्टीरिया लिया, लेकिन इस बार मैंने क्या कर दिया, इधर सल्फर रेडियो एक्टिव ले लिया, S35 ले लिया। अब देखो जो ये बैक्टीरिया हैं, दीज आर द बैक्टीरिया। अब जो ये बैक्टीरिया हैं, वो जहां पर ग्रो कर रहे हैं, जिस कल्चर मीडिया में ग्रो कर रहे हैं, उसी को वो लगातार क्या करेंगे, यूज करेंगे। भाई इसके कल्चर मीडिया में हमने फॉस्फेट रेडियो एक्टिव किया, तो इसको तो फॉस्फेट भी चाहिए। अगर फॉस्फेट कंज्यूम होगा इस कल्चर मीडिया से, तो रेडियो एक्टिव फॉस्फेट जा रहा है किसमें, बैक्टीरिया में, ठीक है। अगर बेटा बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिव फॉस्फेट जा रहा है, तो सीधी सी बात है कि ये जो बैक्टीरिया है, दिस बैक्टीरिया विल मेक DNA with phosphate radioactivity। भाई अगर कल्चर मीडिया में रेडियो एक्टिव फॉस्फेट है, तो सीधी सी बात है कि ये फॉस्फेट को लेगा, बैक्टीरिया लेगा। अगर बैक्टीरिया में फॉस्फेट जाएगा तो DNA के बनाने में भी काम में आएगा, और अगर DNA के बनाने में यही फॉस्फेट काम आ रहा है, तो उसका DNA कैसे हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। तो ये चीज़ क्लियर हुई। तो बेटा यहाँ पर जो ये बैक्टीरिया आया है, जो ऊपर बनाया गया है, दैट कंटेन द P32, है ना, इसके अंदर क्या हो गया, P32। इसी तरीके से देखिएगा कि ये जो बैक्टीरिया है, जो सल्फर, जो रेडियो एक्टिव सल्फर है, उसको कंज्यूम करने लग रहा है, तो बेटा ये जो आएगा, इसकी प्रोटीन जो कोट है, दैट विल बी द रेडियो एक्टिव। क्योंकि देखो DNA के अंदर क्या सल्फर यूज होता है, नहीं, लेकिन जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन के अंदर 2 अमीनो एसिड है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो था मिथ्योनिन और दूसरा कौन सा था, सिस्टीन। उन दोनों अमीनो एसिड के अंदर सल्फर होता है, तो इसकी जो प्रोटीन होगी वो कैसे हो जाएगी, रेडियो एक्टिव हो जाएगी।
तो दिस बैक्टीरिया विल हैव रेडियोएक्टिव प्रोटीन ड्यू टू रेडियोएक्टिव अमीनो एसिड। कौन कौन सा अमीनो एसिड बताए हैं, ये भी पूछा जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में। द फर्स्ट वन इज द सिस्टीन एंड सेकेंड वन इज द मिथ्योनिन। सिस्टीन और मिथ्योनिन ये दो अमीनो एसिड हैं जो रेडियो एक्टिव हो जाते हैं सल्फर को करने से। तो जो प्रोटीन बनेगी वो भी कैसे हो जाएगी, रेडियो एक्टिव हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पर रेडियो एक्टिव प्रोटीन आ गई और यहाँ पर जो डीएनए वो रेडियो एक्टिव आ गया। ठीक है, अभी हम इन्हीं बैक्टीरिया के ऊपर ध्यान देना। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत सॉरी, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। एक बार पहले हमने बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिव कर दिया, हमें करना किसको है, वायरस को करना है। तो बेटा ये जो बैक्टीरिया हैं जो रेडियो एक्टिव वाले हैं, इधर आया क्या S35, यहाँ पर क्या है, प्रोटीन रेडियो एक्टिव है। ठीक है बेटा, ये दोनों बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव हो चुके हैं, एक फॉस्फेट से हो चुका है और एक सल्फर से हो चुका है। अब हमें करना किसको है, बैक्टीरियोफेज को करना है। अगर बेटा बैक्टीरियोफेज को हमें रेडियो एक्टिव करना है, ध्यान देना भी, तो इसके ऊपर हमें बैक्टीरियोफेज का अटैक करवाना पड़ेगा। रेडियो एक्टिव का नेचर लाने के लिए वायरस में हमें बैक्टीरियोफेज का क्या करवाना पड़ेगा, अटैक करवाना पड़ेगा। दिस वन इज द बैक्टीरियोफेज, दिस वन इज द बैक्टीरियोफेज। अब ये जो जेनेटिक मेटेरियल वो किस में जाएगा, होस्ट सेल में जाएगा। ये होस्ट सेल हो गई। अब ये होस्ट सेल में डीएनए चला गया वायरस का। अब आपको पता है कि जो वायरस है वो कमेंडरी नेचर का है, यानी कि जो होस्ट है उसको खुद के कंट्रोल में ले लेता है, फिर अपनी मर्जी से काम चलाता है। तब नए वायरस बनेंगे तो वो किसका मटेरियल यूज करेगा बेटा, यूज द मटेरियल ऑफ द होस्ट सेल। होस्ट सेल के मटेरियल को वो यूज करेगा। जैसे ये बैक्टीरियल सेल थी, इसके अंदर काफ़ी सारे बैक्टीरियोफेज बनेंगे। काफ़ी सारे बेटा बैक्टीरियोफेज बने। ठीक है, अब ये बताओ कि जिस बैक्टीरिया में P32 था और उसी से ये बैक्टीरियोफेज बने हैं, तो इस वायरस का कौन सा कंपोनेंट रेडियो एक्टिव हो जाएगा, बोलो। अगर रेडियो एक्टिव फॉस्फेट था तो वायरस का कौन सा कंपोनेंट रेडियो एक्टिव हो जाएगा, इनका जेनेटिक मटेरियल बेटा जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी बैक्टीरियोफेज डेवलप हो गई और ये न्यू बैक्टीरियोफेज है, नए बने हैं। और ये जो नए बैक्टीरियोफेज हैं उन्होंने किसका मेटल यूज करा है, ये पहले वाला बैक्टीरिया P32 का मेटल यूज करा है। तो न्यू बैक्टीरियोफेज हैव रेडियो एक्टिव DNA due to phosphate P32 that was present in host
बैक्टीरियल सेल। भाई ये स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि हम वायरस को कैसे रेडियो एक्टिव कर सकते हैं? अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो प्लीज बताइएगा। नहीं तो बेटा जो मैकेनिज्म सेम एज इट इज यहाँ पर था वही मैकेनिज्म इधर फॉलो होगा। इधर बैक्टीरियोफेज S35 वाले बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करेगा, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जाएगा, वो जेनेटिक मटेरियल लगातार न्यू कॉपी करवाने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसके अंदर जो नया बैक्टीरियोफेज बनेगा उसकी प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर का यूज किया है और सल्फर से बनते हैं सिस्टीन और मिथ्योनिन अमीनो एसिड बनते हैं और वही अमीनो एसिड आके चल के प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, उसके बाद में तब ये सेल ब्रशअप होगी, फट जाएगी, तो यहाँ से न्यू बैक्टीरियोफेज रिलीज होगा। In this new bacteriophage have, ज़्यादा नहीं बना रहा मैं 6, तो this one have the radioactive protein coat। रेडियोएक्टिव कौन सा? S35 प्रोटीन कोट। यहां पे मैं लिख देता हूं बैक्टीरियोफेज use S35 of host cell and make their own प्रोटीन कोट, और जिसकी वजह से कैसे हो जाएगा? रेडियो एक्टिव हो जाएगा। तो ये सेल ब्रशअप हो गई, तो बेटा ब्रशअप होने के बाद में ये जो वायरसेज है वो रिलीज हो रहे, तो ऐसे नेचर देगी। सेम एज इट इज मैं इधर बोल दूं, इधर भी बेटा सेल क्या करेगी? रप्चर करेगी, ब्रशअप करेगी। ब्रशअप करते ही इधर से बैक्टीरियोफेज रिलीज होगा। कौन सा बैक्टीरियोफेज है ये? बोलो। दिस वन इज द T2 phase which have the DNA as the genetic material. So this one is the radioactive P32 DNA बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये ऐसा बैक्टीरियोफेज हो गया जिसके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए, और ये ऐसा हो गया जिसके अंदर रेडियो एक्टिव क्या है? प्रोटीन कोट। अब जिसके अंदर भी रेडियो एक्टिविटी है दे आर नोन एज द लेबल्ड वर्ड यूज करेंगे जहां पर भी हम रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे। तो यहां पे मैं अलग से लिख रहा हूं लेबल्ड वर्ड इज यूज्ड फॉर द रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी चाहे किसमें में भी हो, बैक्टीरिया में हो चाहे बैक्टीरियोफेज में हो, उसके लिए हम लेबल्ड वर्ड यूज करें। बेसिक क्लियर है कि हम वायरस को कैसे रेडियो एक्टिविटी दे सकते हैं। सबसे पहले बेटा हमें बैक्टीरिया में लानी पड़ेगी, उसके बाद फिर बैक्टीरिया पे हमें बैक्टीरियोफेज को ग्रो करवाना पड़ेगा कई जनरेशन तक। उसके बाद में वो रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया से किस में चली जाएगी? बैक्टीरियोफेज में चली जाएगी। ये हुआ बेसिक क्लियर कि ट्रांसडक्शन में कैसे कैसे स्टेप इन्वॉल्व होंगे, किस किस चीज़ का वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होगा वो सब। अब बेटा हमें यहाँ पर बात करनी है किसकी? स्टेप्स की बात करनी। जो हमने 3 स्टेप देखे थे, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन, वो यहाँ पर हमें देखनी है। आप कहो तो मैं आपको एक बार पहले नोटबुक में समझा देता हूँ, उसके बाद बुक में समझा देता हूँ, या फिर एक बार पहले बुक में समझा देता हूँ फिर मैं आपको नोटबुक में समझा देता हूँ। पहले आप बुक में देख लीजिएगा, एक बार होल्ड करिएगा। देखिए
ये बेटा वही जेनेटिक्स की बुक प्लग और क्यूमिन्स की, वहाँ पर इसका ये पूरा मैकेनिज्म गिवन है। T2 अनलेबल्ड बैक्टीरियोफेज है, उसको उन बीकर में डाल दिया गया है जहाँ पर फेज एडिड टू द ई कोलाई इन द रेडियो एक्टिव मीडियम। एक तरफ दे रखा है P32 और एक दे रखा है S35 दे रखा है, ठीक है, इन दोनों में डाल दिया। उसके बाद में देखिए प्रोजेनी निकल के आ रही है, इस बीकर से एरो लगा के आपको न्यू बैक्टीरियोफेज निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक पे लिख रखा है P32 और एक पे लिख रखा है S35 लिख रखा है। तो प्रोजेनी फेज बिकम लेबल्ड, यानी कि जो नए वायरस आए वो भी रेडियो एक्टिविटी नेचर के हो चुके हैं। अब उसके बाद में देखिएगा ये जो लेबल्ड वाले हैं, लेबल्ड फेज इनफेक्ट द अनलेबल्ड बैक्टीरिया, यानी लेबल्ड वाले ये हो गए। और इसके अंदर जो बैक्टीरिया है ई कोलाई बैक्टीरिया, दे आर द नॉर्मल ई कोलाई बैक्टीरिया, नॉर्मल ई कोलाई बैक्टीरिया। उनको क्या करेंगे, ये इन्फेक्ट करेंगे। अब इन्फेक्ट करेंगे तो होगा क्या कि जो ये आया है वायरस बैक्टीरियोफेज, वो बैक्टीरिया की सेल को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। अब आगे का थोड़ा सा आपको कंजेस्टेड लगेगा, चीज़ें क्लियर नहीं होगी, तो मैं आपको एक दूसरी बुक से आगे चीज़ क्लियर करता हूँ। देखिए बेटा, इस मॉड्यूल में बड़ा सिंपल सा एक डायग्राम दे रखा है जो समझाने के हिसाब से सबसे बेस्ट डायग्राम है। बैक्टीरियोफेज ले रखा है। अब दो कंडीशन दिखा दी है, एक तरफ दिखा दिए यहाँ पर रेडियो एक्टिव डिटेक्ट इन द सुपरनेटेंट नेचर का दिखा रखा है, और एक दिखा रखा है रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट इन द किसमें सेल्स के अंदर दिखा रखी है। अब यहाँ पर ले रखा है P32 और इस तरफ ले रखा है S35 ले रखा है। बैक्टीरियोफेज ने ई कोलाई बैक्टीरिया पे अटैक किया, इसका जेनेटिक मटेरियल अंदर गया, इन्फेक्शन स्टेज हो गई। उसके बाद में हमने ब्लेंडिंग करवाई, तो ब्लेंडिंग करवाई तो जो अटैचमेंट था वो टूट गया। ये जो है खाली, दे आर नोन एज द होस्ट सेल, होस्ट नहीं सर, इसको घोस्ट सेल बोलते हैं। होस्ट सेल तो ये है बैक्टीरिया की, देखिए बैक्टीरिया की जो सेल है वो तो कहलाएगी होस्ट सेल, क्योंकि उसके ऊपर अटैक हो रहा है। इसको घोस्ट सेल क्यों बोला, क्योंकि सेल पहले नॉर्मल थी, ये विदाउट डीएनए की सेल अभी यहाँ पर घूमने लग रही है। तो एक तरीके से घोस्ट का जैसे नेचर इधर आ गया कि एम्प्टी होने के बाद में घूमने लग रही है। तो दैट्स व्हाट इज नोन एज द घोस्ट सेल और आल्सो नोन एज द एम्प्टी सेल, ठीक है, ये बोलते हैं। उसके बाद में जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल था वो अंदर चला गया, उसने अपनी कॉपी लगातार बढ़ाई, ठीक है। उसमें कह रहे नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट इन द सेल, यहाँ पर सेल के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाई दी, बैक्टीरिया की सेल में कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाई दी। रेडियो एक्टिव सुपरनेटेंट डिटेक्ट इन द सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट का मतलब ये जो ऊपर के बच गए थे, सेंटिफिकेशन करने के बाद में दे रखा है सेंटिफिकेशन। तो सेंटिफिकेशन में बताया था कि जो हल्की चीज़ होगी, जो लाइट होगी, वो ऊपर की तरफ होगी, हल्की क्या जो एक खाली कोटिंग है, और नीचे क्या मिलेगी जो हैवी है, बैक्टीरियल प्लेटलेट, जिसके अंदर वायरस का डीएनए था। लेकिन यहाँ पर तो हमने देखो क्या कर रखा था, S35 ले रखा था, तो इसकी जो प्रोटीन थी वो कैसी थी, रेडियो एक्टिव। तो आगे आने वाला जो बैक्टीरिया था या फिर जो नए वायरस थे वो कैसे थे, सारे के सारे नॉर्मल थे, क्योंकि जैसे ये हटे तो यहाँ से जो रेडियो एक्टिव नेचर था वो भी खत्म हो गया, वो आगे की तरफ ट्रांसफर हो ही नहीं पाया। इसके केस में देखिएगा रेडियो एक्टिव डीएनए है, द रेडियो एक्टिव डीएनए, इसने बेटा बैक्टीरिया पे इन्फेक्शन किया, ब्लेंडिंग करवाया। अब देखिएगा सेंटिफिकेशन करवाने के बाद रेडियो एक्टिविटी डायरेक्ट इन द सेल, बैक्टीरियल सेल में रेडियो एक्टिविटी दिखाई दी, क्योंकि यहाँ पर हमने वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए रेडियो एक्टिव किया था। तो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है या फिर जो सेल है वो भी रेडियो एक्टिव नेचर की हो गई। यहाँ पर नो रेडियो एक्टिविटी डायरेक्ट इन द सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट का मतलब जो हल्का वाला पार्ट है जिसके अंदर ये सिर्फ खाली कोटिंग थी, वो आपकी सुपरनेटेंट की फॉर्मेशन करेगा, तो वहाँ पर ये नहीं मिलेगा। इवन जो नए वायरस निकल के आएंगे इस होस्ट सेल से, जो न्यू वायरस निकल के आएंगे उनके अंदर भी रेडियो एक्टिविटी दिखाई देगी। तो ये था आर से और चीज़ का एक्सपेरिमेंट, जिसमें बैक्टीरियोफेज के अंदर अलग अलग तरीके की रेडियो एक्टिविटी करवाई गई।
बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करवाया और आगे आने वाली प्रोजेनी को और होस्ट सेल को डिटेक्ट किया कि किस में रेडियो एक्टिविटी दिखाई दे रही है, किस में नहीं। ठीक है, तो बेटा एक बार मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको डिटेल से ये फिर से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक बैक्टीरिया फेज लिया, एक टाइप का लिख दूँ मैं T2 फेज। मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ कि यहाँ पर हमने इसका क्या करवा दिया, प्रोटीन रेडियो एक्टिव है बाय S35 इन T2 फेज, यानी कि इस वायरस की हमने एक टाइप में प्रोटीन को रेडियो एक्टिव कर दिया S35 से। ठीक है, इसी T2 फेज का एक वायरस हमने रेडियो एक्टिव कर दिया। आर का मतलब रेडियो एक्टिव DNA बाय P32। ठीक है, ये कर बेटा दोनों का इन्फेक्शन करवाया द बैक्टीरियल सेल। तो पहले स्टेप कौन सा आ गया आपका, इन्फेक्शन। फर्स्ट वन स्टेप इज द इन्फेक्शन। अब ये जो हैं प्रोटीन को रेडियो एक्टिव दिखाना, तो मैं थोड़ा सा इसको डार्क करके दिखा देता हूँ वैसे। ठीक है, तो ये प्रोटीन रेडियो एक्टिव है S35 से। इसने होस्ट सेल के ऊपर, इकोलाई की सेल है, दैट इज होस्ट सेल, उसके ऊपर इन्फेक्शन किया। बेटा इसमें DNA कैसे जाएगा, नॉर्मल DNA जाएगा, इसमें द नॉर्मल DNA ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये हो गया, इसके अंदर चला गया। सेम कंडीशन हम इधर दिखाएं कि इधर जो रेडियो एक्टिव DNA था, इसको मैं डार्क करके दिखा रहा हूँ अंदर, यहाँ पे हल्का करके दिखाया था, तो रेडियो एक्टिव DNA P32 से। ठीक है, उसने एक होस्ट सेल पे इन्फेक्शन किया, रेडियो एक्टिव DNA आगे की तरफ चला गया। ठीक है, दिस वन इज द होस्ट सेल। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज P32 DNA। ठीक है, दूसरा स्टेप करवा देंगे, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब वहां पर एजिटेशन करवा के इनके कनेक्शन को तोड़ना है। अब कनेक्शन टूटेगा तो देखो होगा क्या कि जो बैक्टीरियल सेल है उसमें DNA कैसा आया था, नॉर्मल DNA आया है, और ये जो है ऊपर वाली कोटिंग रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाली, वो अलग हो जाएगी। इधर अगर करवाएंगे तो बेटा इधर क्या होगा, ये यहाँ पर रेडियो एक्टिव DNA, यहाँ से जो नॉर्मल प्रोटीन कोड था वो अलग हो गया। देखो डार्क के ऊपर ध्यान देना, जहाँ जहाँ मैं डार्क करने लग रहा हूँ मतलब वो रेडियो एक्टिविटी को शो करने लग रहा है। तो ब्लेंडिंग करवाया तो ये दोनों अलग हो गए, टूट गए। तीसरा स्टेप बेटा आप कौन सा करवा दें, सेंटिफिकेशन करवा दें। थर्ड वन इज द सेंटिफिकेशन। सेंटिफिकेशन मशीन हमारी मिक्सी की तरह होती है। तब किसी भी चीज़ को आप तेजी से घुमाते हो तो हैवी चीज़ नीचे बैठेगी और लाइट कहाँ पर आ जाएगी, ऊपर। तो बेटा ये जो था पूरा कल्चर मीडिया में चलने लगा था, हमने उस कल्चर मीडिया को किस में डाल दिया, एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। मैं समझाने के लिए साइड में डायग्राम बना देता हूँ इधर, और इसको सेंटिफिकेट करवा दिया। ठीक है, इधर बेटा हमने इसका सैंपल लिया और इसको क्या करवा दिया, सेंटिफिकेट
करवाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो प्रोटीन कोट थी हल्की है, ऊपर रहेगी। भाई जो हल्की चीज़ है वो कहाँ पर है, ऊपर है। पानी से रहेगा, उस पानी को जिसके अंदर ये प्रोटीन कोट है, दैट इज नोन एज द सुपरनेटेंट। क्या बोलते हैं उसको हम, सुपरनेटेंट बोलते हैं। दिस वन इज द सुपरनेटेंट। और बेटा जो नीचे वाली चीज रहेगी, बैक्टीरियल सेल जो रहेंगे, these are the bacterial pellets। ये बैक्टीरियल पैलेट। अभी देखिएगा यहां से प्रोटीन कोट आई थी, तो जो सुपरनेटेंट है वो इधर कैसे होगा, रेडियो एक्टिव सुपरनेटेंट होगा। क्योंकि बेटा जो ये रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट आपको दिखाई दे रही है डार्क, वो ऊपर वाले पार्ट में। यहां पर ये नॉन रेडियो एक्टिव या फिर नॉर्मल बैक्टीरियल सेल होगी। ठीक है, पहली वाली कंडीशन। दूसरी वाली कंडीशन में क्या है कि प्रोटीन कोड कैसे आई थी, नॉर्मल। तो दिस वन इज द नॉर्मल या फिर नॉन रेडियो एक्टिव सुपरनेटेंट। आया कहां पर था, डीएनए में आया था। तो डीएनए बेटा आगे बैक्टीरिया में पास आउट हो चुका है, तो इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी शो होगी। तो these bacterial cell have radioactivity।